नमस्कार, मैं अभिनंदन पांडे और जेआरएफ जंक्शन पे मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। और अभी फिर हम एक ऐसी स्टोरी लाए हैं जो एकदम ग्राउंड लेवल की है। और पहले आपको बहुत बहुत बधाई मैडम, यूपीएससी क्लियर करने के लिए। कितनी रैंक है आपकी? सर 378। 378 जी। तो अच्छा, क्या सीक्रेट रहा, मतलब क्या, या मतलब आप कह सकते हो कि क्या प्लानिंग थी, कैसे, मतलब सीक्रेट क्या रहा इसका, जो ये सिलेक्शन हुआ आपका, ये क्या सीक्रेट था इसके पीछे? जी सर, कुछ चीज़ें, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैं प्रीलिम्स ही क्वालीफाई नहीं कर पाई थी और उस टाइम पर भी मेन इशू ये हो रखा था कि मैं प्रीलिम्स से ज़्यादा मेंस पे फोकस्ड थी, क्योंकि ऐसा हमेशा बताया जाता है कि हमारी रैंक और सिलेक्शन मेंस डिसाइड करता है, प्रीलिम्स नहीं होता। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ इश्यूज बेसिक रह गए थे कि जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में एनालाइज नहीं किया था, प्रॉपर वे में टेस्ट नहीं लगाए थे, तो एग्ज़ाम में किस तरीके से चीज़ों को हमें डील करना है, वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाई थी। और मैंने अपनी प्रिपरेशन तो 2019 में स्टार्ट कर दी थी और बट अटेम्प्ट मैंने 2021 में दिया। स्टिल मेरी प्रिपरेशन में बहुत सारे गैप थे, क्योंकि किसी भी चीज़ को लेकर के प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी। कोई भी आस-पास ऐसा नहीं था जो कि यूपीएससी के बारे में बता सकता था। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो प्रीलिम्स में मेरे बहुत ही कम नंबर आए, लगभग 45 के आसपास, और कट ऑफ 90 के अप्रॉक्स में गई थी। हाँ। तो उस टाइम पर बहुत डीमोटिवेटिंग था वो स्टेज कि 2 साल की प्रिपरेशन के बाद भी प्रीलिम्स में मेरी ये कंडीशन है। बट उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे ही उसको प्रॉपर वे में एनालाइज करने की कोशिश करी और जो इश्यूज थे, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम ठीक तरीके से ना करना, प्रॉपर रिवीजन ना करना, उसके अलावा मॉक्स में ही सीरियसली लेना, करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में पढ़ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो ये सब इश्यूज की वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा। देन सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे सीनियर एक सर मिले थे, रवि सर, उन्होंने फिर गाइड करना स्टार्ट किया। बट सेकेंड अटेम्प्ट में फिर इशू ये हो गया कि बाकी चीज़ों पे तो मैंने काम कर लिया, बट मॉक्स मैंने नहीं लगाए और एग्जाम लाइक कंडीशन में खुद को टेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो 2 घंटे जब हम एग्जाम उस टाइम पे अटेम्प्ट करते हैं तो उस प्रेशर को मैं नहीं डील कर पाई। एग्जाम हॉल में जो हम प्रेशर डील कर, बिल्कुल। 1.5 घंटे तक तो लगभग सारी चीज़ें अच्छी चलती रही और मैं कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मेरा मेंस ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका था। तो मुझे लगता था कि प्री निकल जाएगा, बट लास्ट का वो हाफ एन आवर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया और वहाँ मैं पैनिक कर गई और मेरा प्रीलिम्स रुक गया। जीएस-1 भी खराब हुआ और सीसेट में भी, क्योंकि वो जीएस-1 का सारा प्रेशर, सीसेट भी मेरा रुक गया था। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट जब मेरा आया, तब एक तो 2 लगातार फेलियर्स का धक्का, तो उस अटेम्प्ट में फिर रवि सर ने दोबारा से सारी चीज़ें गाइड करना शुरू करा और किस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। तो वहाँ से मैंने प्रिपरेशन दोबारा से अपने ठीक तरीके से स्टार्ट करी। फिर कुछ चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं और इस जर्नी को और लंबा बना देती हैं। सबसे पहली चीज़ तो एग्ज़ाम की डिमांड को ना समझना, ये हम गलती करते हैं और इसमें कई बार एस्पिरेंट्स का दोष नहीं होता। जस्ट हम एक वर्ड सुन लेते हैं कि एग्ज़ाम की डिमांड, बट हमें ये समझ ही नहीं आता कि एग्ज़ाम की डिमांड है क्या? एक्चुअल में अगर कोई ये बोलता है कि प्रीलिम्स में उसकी डिमांड को समझें, बट डिमांड क्या है? तो वहाँ पर मैंने उन चीज़ों पे काम करना शुरू करा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितना मेरी समझ से रहा कि प्रीलिम्स में हमें 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस को बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो उस चीज़ की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेरे साथ इशू था कि एमसीक्यू एप्टीट्यूड जो चीज़ होती है, कि नॉर्मल रीडिंग तो अच्छे से चलती थी, बट एमसीक्यूज़ को जब सॉल्व करने की बात आती थी, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की बात आती थी, तो वो चीज़ें मैं टाइम बाउंड मैनर में नहीं कर पाती थी। तो ये इशू हो रहा था, तो इस पे मैंने काम किया। तो जहाँ तक डिमांड की बात है, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, तो सबसे मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमें कई सारी चीज़ें, वो एक बहुत ही ओपन सोर्स है जिसपे कि हम कंप्लीटली ब्लाइंडली रिलाई कर सकते हैं। कि अगर हम कोई और सोर्स की बात करते हैं, कोई और बुक की बात करते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये श्योरिटी नहीं है। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसे हैं जो कि कभी हमें धोखा नहीं देते। बिल्कुल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फायदा ये कि वो रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं। सेकेंड चीज, किस तरीके से ऑप्शन सेट करे जाते हैं, किस तरीके से रॉन्ग स्टेटमेंट्स फ्रेम करी जाती हैं, वो यूपीएससी का एक अपना फिक्स्ड पैटर्न है। अगर वो पैटर्न हम आइडेंटिफाई कर ले जाते हैं हर सब्जेक्ट्स में, तो प्रीलिम्स में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे कि मेरे 2 प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुए थे और इस बार मेरे प्रीलिम्स में आई थिंक 96 के अप्रॉक्स मार्क्स हैं, जो कि कट ऑफ से लगभग 15 टू 20 मार्क्स ज्यादा रहे। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है जिन चीज़ों ने फायदा करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंस दी, उनको बहुत अच्छे से सारे ऑप्शंस को प्रॉपर वे में एनालाइज करना। उसके अलावा जो बहुत एक मेन बात बोली जाती है, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना।
जो कि हम नहीं कर पाते हैं। अक्सर ये होता है हमने किसी टॉपर का सुन लिया या किसी और का सुन लिया, उन्होंने ये सोर्स फॉलो करा है तो हम वो बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब प्रीलिम्स में हमारे पास ऑप्शंस आते हैं और हमने मल्टीपल सोर्सेज पढ़ रखे होते हैं तो हमारा ब्रेन वहाँ पर और ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाता है और एलिमिनेट करना बहुत ही कॉन्फिडेंटली हम आंसर्स को मार्क नहीं कर पाते हैं। तो सेकंड चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सोर्स एक सब्जेक्ट के लिए हमें एक से ज़्यादा सोर्स को पे रिलाई नहीं करना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए पीवाईक्यूज अच्छे से करना, देन जो भी हमारा एक सोर्स है, बेसिक सोर्स जिसे अब तक पढ़ा है उसको पढ़ना, विश्वास रखना, हाँ जी, उस पर ट्रस्ट रखना और जो भी आपको गाइड कर रहा है उस पर ट्रस्ट रखना जरूरी है। अदरवाइज ये इशू होता है कि कुछ टाइम हम ये फॉलो करते हैं, कुछ टाइम उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं और फिर ना हम इधर के बचते हैं ना उधर के, और अल्टीमेटली हमें फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं। तो जैसे आपने बताया 2019 से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 5 इयर्स का भी आप देख रहे हो गैप है, तो ये 5 इयर्स आपने मोटिवेशन रहा कि आप कंटिन्यू इसके पीछे लगे रहे? आई थिंक आपको अभी आईपीएस भी अलॉट हो जाएगा जिस तरह से आपकी रैंक है, तो क्या मोटिवेशन था आपके इस जर्नी के पीछे? जी सर, फर्स्टली मेरे पास और कोई ऑप्शन मैंने छोड़ा नहीं था। अच्छा। अपनी ग्रेजुएशन में मैंने जितनी चीजें मैं ट्राई कर सकती थी वो सब कुछ मैंने एक्सप्लोर कर लिया था और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, यूपी कांस्टेबल का दिया, एमटीएस के एग्जाम्स दिए, ग्रुप डी के एग्जाम्स दिए, बट कोई एग्जाम मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। इसीलिए शायद नहीं हुआ कि आपको डायरेक्ट आईपीएस मिलेगा, जो शायद यूपी पुलिस के या मतलब जो भी पुलिस में होते हैं उनको कमांड आप करोगे। बिल्कुल। तो अच्छा, यूपी पुलिस, ये बड़ा आपने रोचक बात बोली कि आपने यूपी पुलिस का भी फॉर्म भरा। आई थिंक मैंने भी एक बार ऐसे फॉर्म भरा था, बट हमने क्या किया था कि हमने देने ही नहीं गए फॉर्म, और दोनों दोस्त, मेरा दोस्त तो मेरे को ऐसे एक्सप्लेन किया कि बेटा यहाँ से हम लोग भरेंगे, हम लोग डीवाईएसपी तक पहुँचेंगे, ऐसी उसने जर्नी हमें एक्सप्लेन की थी। बट हमने फॉर्म, मैं 2016 की ये बात बता रहा हूँ, हम लोग ग्रेजुएशन में थे क्योंकि उसमें 12 पास मांगता है, तो हम लोग उसके, तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात बोली कि आप पुलिस का भी फॉर्म डाला आपने, लेकिन वो अच्छा। तो जैसे अभी बेसिक क्या बच्चे को ये रहता है ना, कितने घंटे पढ़े आप, कैसे अभी जो एक माहौल होता है कितने घंटे का पढ़ने का या कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, ये आप कैसे इसको देखते हो? जैसे बच्चों को ये थोड़ा जानना रहता है। नंबर ऑफ आवर्स की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कुछ लोगों को जल्दी समझ आ जाती हैं चीजें तो शायद वो कम टाइम में कवर कर लें, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है चीजों को समझने में। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अगर हम मिनिमम 7 to 8 आवर्स नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिलेबस ही फिनिश करना एक चैलेंज बन जाएगा। तो लगभग 7 to 8 आवर्स अगर हम कंसिस्टेंटली दे रहे हैं, इशू ये होता है कि एक दिन हम 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लेते हैं, बट नेक्स्ट 3 दिन का अगर हमने ब्रेक ले लिया तो हम नहीं मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को। कोशिश ये रखनी चाहिए कि बेशक हम वीक में एक ब्रेक लें, बट बाकी डेज पे 8 आवर्स के लगभग पढ़ना चाहिए। अच्छा, क्या स्ट्रगल, मतलब इस जर्नी में क्या स्ट्रगल आपको लगा कि मतलब थोड़ा चैलेंजिंग रहा लेकिन आपने उससे लड़ा, क्या स्ट्रगल रहा? सबसे पहला तो यही रहा कि प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो रहा था। हाँ। 2 साल प्रिपेयर करने के बाद प्रीलिम्स दिया, स्टिल 45 मार्क्स आए। उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट प्रीलिम्स दिया तो प्रीलिम्स अगेन क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मेंस तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था ये। और सेकंड चीज़ एक ये होती है, जब हमारा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो रहा होता है तो खुद पे भी सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाते हैं, और 5 साल तक खुद को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करके रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम डेली सिर्फ एक रूम में बंद होकर के 8 to 10 आवर्स हम सिर्फ वहीं बैठे हुए हैं अपनी सारी लाइफ को स्टॉप करके, तो ये एक चैलेंज। उसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ ये रहा था कि इस अटेम्प्ट में जब मेरा प्रीलिम्स था तो उसके 2 मंथ पहले मेरी मदर का ब्रेन हैमरेज हो गया और उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई थी। तो वो कंडीशन एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल थी कि मदर को भी संभालना है, घर को भी संभालना है, और उसी में एग्जाम का भी प्रेशर, क्योंकि 2 मंथ सिर्फ एग्जाम को बचे। और एग्जाम के 1 मंथ पहले मेरे कजन ब्रदर थे, उनकी कैंसर से उनकी डेथ हो गई। तो मेंटली बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ गई थी। बट अगेन बाय गॉड ग्रेस मेरे पास रवि सर थे, तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि चीज़ें हो जाएंगी। ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जिसको हम 1-2 दिन में या कुछ दिन में पढ़ के निकाल लेते हैं। पीछे की बहुत सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी होती हैं वो हमें काम आती है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि अभी ऑलरेडी प्रीलिम्स को बहुत कम टाइम बचा हुआ है, हाँ। तो कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं बच्चों के साथ कि हम नहीं कर पा रहे होते हैं चीज़ें, तो वहाँ पर मुझे लगता है डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में वो हमारे साथ रहेंगी,
तो वो ट्रस्ट करना ज़रूरी है। अच्छा, कोचिंग्स का क्या रोल आप इसमें देखते हो? आपने कोई कोचिंग की मदद ली थी? नहीं सर, मैंने पढ़ने के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी कि हाँ। कोई सब्जेक्ट्स कोई मुझे पढ़ा दे, उसके लिए हाँ। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। सेल्फ स्टडी पूरा? जी, बट मेरे मेंटर थे, जो कि मेरे सीनियर थे रवि सर, उन्होंने इस प्रिपरेशन में किस तरीके से चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज़ करना है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पढ़ना भी है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कब कौन-सी चीज़ पढ़नी है, पढ़नी है। उसको किस लेवल तक ले जाकर के एलिमिनेट पढ़ना करना है। थोड़ा-सा जी, वो। अब न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों को हाँ। करंट अफेयर्स का। तो न्यूज़पेपर को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कैसे कवर कैसे? करें, मेंस के पर्सपेक्टिव से कैसे करें, इंटरव्यू के लिए कैसे करें, कैसे? तो इन चीज़ों के लिए मुझे गाइड किया था Guide। मेरे मेंटर ने, रवि सर ने। उसके अलावा मैंने कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन नहीं। करी थी, टेस्ट सीरीज मैंने परचेज करी थी, जिसमें कि प्रीलिम्स की नहीं करी थी और मुझे लगता नहीं कि उसकी ज़रूरत है हमें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल- होती हैं और हम उन्हें मिल इवैल्यूएट कर जाता है, सकते हैं। मैंने अभ्यास लिया था, उसके पीछे रीज़न ये था कि वो एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में हमें डालते हैं और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट का होता है, लगभग 1000 रुपये उसकी फीस होती है। और उसमें ये रहता है कि स्कूल में वो हमें प्रैक्टिस कराते हैं, तो इसके लिए हम कोई भी इंस्टीट्यूट का मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, हम किसी भी इंस्टीट्यूट का ले कर सकते सकते हैं, हैं बिल्कुल। कि बहुत कम कॉस्ट में हम जा करके रियल एक्सपीरियंस को हम फेस करें। इससे ये फायदा हो जाता है। और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने ये चीज़ करी थी कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उस दिन कुछ बहुत नया नहीं होता हमारे नया लिए, नहीं। क्योंकि 2-3 बार हम ऑलरेडी उस एटमॉस्फेयर में रह चुके होते हैं, तो थोड़ा सा मेंटली रिलैक्सिंग होता है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज में, मेंस में मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, बट अगेन उनका इवैल्यूएशन मुझे दोबारा से रवि सर से करवाना पड़ा था, क्योंकि इवैल्यूएशन में इशू आता है। तो कोचिंग का मेरा सिर्फ ये रोल ये। रहा था। अच्छा, तो जैसे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एक डिबेट चलती रहती है, तो अच्छा। आपका मीडियम कौन सा था? जी सर, मैंने मेंस इंग्लिश में दिया था और इंटरव्यू मेरा हिंदी मीडियम में था। अच्छा, ये यूनिक कॉन्सेप्ट आपका रहा कि मेंस आपने इंग्लिश में दिया और इंटरव्यू हिंदी मीडियम में दिया, तो आपको दोनों मीडियम का कहा जा सकता है एटलीस्ट। लेकिन अभी ये बताओ आप कि जैसे आपने जीएस प्रीलिम्स से लेके अगर हम इंटरव्यू तक देखें, तो एक बुक लिस्ट जैसे प्रीलिम्स के लिए आपने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए, और फिर उसमें आपने और फिर मेंस के जीएस के पेपर 1 2 3 4, तो एक नॉर्मल बुक लिस्ट जो कॉमन है, क्या वो कौन सी है? ये जो यूट्यूब पे बताते हैं यही है कि कुछ आपने कुछ स्पेशल इसमें किया? नहीं सर, सब्जेक्ट वाइज में बता देती हूँ। हाँ। जैसे प्रीलिम्स के लिए एक बुक बोली जाती है लक्ष्मीकांत हाँ। को बाइबल बोली जाती है, बाइबल बट बोली मैंने वो जाती नहीं है। पढ़ी थी। मुझे वो बुक बहुत ज्यादा बल्कि और उसको देख कर के मुझे डर लगता था। मोटी सी बुक जी, देख के, बिल्कुल। तो उसको मैंने नहीं पढ़ा था। दीपिका मैम है, उनके नोट्स थे, मैंने खुद से वो नोट्स बनाए थे, तो मैंने वो नोट्स पढ़े थे, तो वो नोट्स मुझे बहुत हेल्प करे थे। तो प्रीलिम्स में मैंने बेसिकली नोट्स को ही पढ़ा था। उसके बाद हिस्ट्री भी अगेन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो हिस्ट्री के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, तो उसके लिए मैंने मल्टीपल सोर्सेज नहीं देखे, सिर्फ PYQs 1979 ऑनवर्ड्स उनके प्रॉपर वे में उसको एनालाइज करके मैंने उसके नोट्स बनाए। और क्लास 6th की NCERT और क्लास 12th की थीम 1 फॉर एंशिएंट, एंड मिडेवल के लिए 7th की NCERT एंड 12th की थीम 2, एंड मॉडर्न के लिए मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम, और इसमें मैंने सभी सब्जेक्ट्स में PYQs पे बहुत स्ट्रेस दिया था। सोर्सेज मेरा यही मेन फोकस था कि सोर्सेज बेशक मैं कम पढ़ पाऊँ, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, उनके सभी ऑप्शंस को प्रॉपर वे में एनालाइज करना। मींस 2008 ऑनवर्ड्स तो, और 2008 से लेकर के 22 तक सारे क्वेश्चंस मुझे बाय हार्ट लर्न थे प्रीलिम्स के, तो उनको मैंने इतनी टाइम प्रैक्टिस कर लिया था, तो वो क्वेश्चंस का था। उसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए मैंने क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक है, उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स, एंड केमिस्ट्री की 11th क्लास की बुक है, उसका एक लास्ट चैप्टर, ये इन्वायरमेंट के लिए अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की 2 बुक्स हैं वो, और मैपिंग पोर्शन के लिए अगेन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिपेंड थी, उनमें कैसे ऑप्शंस आए हैं, कैसे उन ऑप्शंस को हम फ्रेम करा है उन लोगों ने, तो वो माइंड मैंने उस पर लगाया, और उसको मैप और एटलस की बेसिस पे मैंने उसको वहाँ से कवर किया। उसके अलावा इकोनॉमी, मृणाल सर बहुत फेमस हैं, तो उनके मैंने नोट्स से इकोनॉमिक्स कवर किया था, और आई थिंक हाँ ये सब्जेक्ट्स ये सारे बेसिक बुक्स भी रहे स्टूडेंट के लिए में भी हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, ये आप बताओ कि जैसे इंटरव्यू आपने हिंदी मीडियम में दिया और आपने मेंस को इंग्लिश मीडियम में दिए, तो ये थोड़ा सा आपके लिए कैसे चैलेंजिंग कुछ रहा कि नॉर्मल गया, या इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपने कैसे की, दोनों क्वेश्चन आप एक साथ? जी सर, फर्स्टली मेरी एजुकेशन ही ऐसे चली थी कि मीडियम हमेशा इंग्लिश रहा था, बट मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो कम्युनिकेशन हमेशा हिंदी में रहा, तो लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर बोलना हो इंग्लिश तो मुझे लगता था कि मैं शायद कम कंफर्टेबल हूँ, तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि लैंग्वेज एक बैरियर बन जाए मेरे इंटरव्यू में, तो इसलिए मैंने इंटरव्यू में हिंदी मीडियम ऑप्ट किया।
बट मेंस में क्योंकि मैं कंफर्टेबल थी, लिखने में मुझे इश्यूज नहीं थे, तो मेंस मैंने इसलिए इंग्लिश में रखा। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जहाँ तक बात रही, तो इंटरव्यू में मैंने डैफ हमारा होता है, हाँ। डैफ 2, उसको इन डेप्थ प्रिपेयर करना। उसके अलावा करंट अफेयर्स की जो चीज़ें होती हैं, वो जी। चीज़ों को प्रिपेयर करना, जस्ट ये था। और इंटरव्यू में भी मैंने बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए थे। एक इंस्टीट्यूट में मैंने मॉक दिया और मैं इतनी ज़्यादा डिमोरलाइज़ हो गई कि मुझे सेल्फ डाउट इतना हाई होने लग गया कि मुझे लगता था कि गलती से शायद मेरा मेंस निकल गया। मैं बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती हूँ, ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी। बट स्टिल इंटरव्यू में बहुत अच्छे नहीं, बट 171 मैंने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो आई थिंक एक नॉर्मल एवरेज मान एवरेज। सकते हैं हम उसको। और उसके बाद फिर अगेन रवि सर ने उसमें हेल्प करी थी और 1 टू 1 सेशंस रखे थे। पैनल मॉक मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिए थे, पैनल मॉक मैंने सिर्फ 2 मॉक्स दिए थे। उसके अलावा 1 टू 1 से ही चीज़ों को इम्प्रूव करने की बिल्कुल। कोशिश करी थी। अच्छा, जो एक एस्पिरेंट है नॉर्मल बैकग्राउंड के हैं, जिनका कोई हाई बैकग्राउंड नहीं है, और वो सिविल की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी, फर्स्टली तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मैंने कर लिया तो आप बहुत ईज़िली आराम से कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ना तो फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रॉन्ग थी कि मेरे पास रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे और मैं हाईली कोचिंग्स को बहुत ज़्यादा अफ़ोर्ड कर सकती थी। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। बेसिक जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम की डिमांड की जो बात है, और डिमांड में भी हमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्रीलिम्स की क्या डिमांड है। माइंड में हमें हमेशा प्रिपरेशन में ये रखना चाहिए कि उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में, प्रीलिम्स के दिन जो कंडीशंस होंगी उसी कंडीशंस में हमें खुद को अडेप्ट करना है। मेंस क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होता है, सुबह शाम हमें पेपर लिखना होता है कंटिन्यूअसली, 3 घंटे मॉर्निंग में, 3 घंटे इवनिंग में, और लगातार 3 दिन चल रहा होता है वो। तो उन कंडीशंस में खुद को मैनेज करना हमें सीखना होगा, क्योंकि कई बार होता है हम घर में चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो बहुत इजीली हम कर ले जाते हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना, एमसीक्यूज़ प्रॉपर सॉल्व करना, आंसर राइटिंग करना, ये इम्पोर्टेंट है। अक्सर हमें डर लगता है कि हमें आंसर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, बट वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। वरना वो चीज़ फिर हमें रिजल्ट आने के बाद वाह! सोचना पड़ता है। तो ये काम हमें कर लेना चाहिए टाइमली। और सेकंड चीज़, टाइमली अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ ये गड़बड़ हुई थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था, लगभग 2 महीने के आस-पास मैं सिर्फ एंशिएंट इंडिया पढ़ रही थी। हाँ, और एंशिएंट काफ़ी में आपने टाइम दे दिया उसको। एंशिएंट के सिर्फ मुश्किल से 1-2 एक क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, और वो भी हम सॉल्व कर पाएँगे या नहीं कर नहीं, पाएँगे उसकी कोई गा गारंटी नहीं होती है। तो सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूरी है। जिन सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ऑन प्रायोरिटी उनको करिए। और उसके साथ-साथ सब्जेक्ट्स में भी कुछ टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रखना ज़रूरी है। सभी टॉपिक्स को इक्वली अगर हम वेटेज देके करेंगे तो हम का मतलब सिलेबस ही हाँ, कंप्लीट नहीं नहीं। कर पाएँगे। तो प्रायोरिटीज़ सेट करना, हुँ, अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में पूरे में प्रायोरिटी सेट करके सेट काम करना करना ज़रूरी है। ज़रूरी। बहुत-बहुत थैंक यू मैडम, और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, थैंक यू और सर। आईपीएस कैडर आपको उम्मीद है अलॉट होगा। जी, इसके लिए शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।